बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? ये हालचाल वैसे मैं हर शो में आपको पूछता हूं, लेकिन इन दिनों ये मिजाज पूछना जरूरी है क्योंकि जो आबो हवा है वो बहुत खतरनाक है। वैसे आज जब मैं स्टूडियो में आ रहा था आपसे मिलने के लिए तो गाड़ी में गाना चल रहा था, आज मौसम बड़ा बेईमान है, तूफान कोई आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये गाना तो दिल्ली के प्रदूषण पे है। ऐसा लग रहा है कि सांस ली तो फिर सांस निकल जाएगी। प्रकृति ने मानो प्रदूषण का ऐसा बम फोड़ा है कि चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है, और ऐसा धुआं जिसमें हम फंस कर रह गए। और इस गैस चैम्बर की वजह से जीना मुहाल हो गया है। सांस पर मनाही है सांस लेना। अब सोचिए किस दुविधा से हम और आप दो चार हो रहे हैं। तो ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये समस्या कैसे कम होगी, कैसे इस समस्या का निजात होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आप जुड़ चुके हैं आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय, और डीडी किसान पे हर मंगलवार और गुरुवार को मेरी और आपकी मुलाकात होती है। और ये राब्ता मैंने कायम किया है ना पिछले कुछ महीनों से, ये लगातार यूं ही चल रहा है। तो फिर आज बात होगी पॉल्यूशन की, प्रदूषण की, आपके स्वास्थ्य की, इसके पीछे की वजह की, और फिर उन वजहों को कैसे दुरुस्त किया जाए, बात उसकी भी होगी। तो क्या करना है आपको, आप जानते ही हैं। अगले 50 से 55 मिनट ध्यान से सुनिएगा, अगले 50 से 55 मिनट बिल्कुल रिजर्व रखने, रिमोट को थोड़ा सा दूर करना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है वो जो मेरे पैनलिस्ट आज आपको सुनाएंगे। क्योंकि बात आपकी सेहत की है, बात आपके अपनों की है। बाकी लोगों के लिए खबर का विषय कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरी खबर, मेरे शो का विषय सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हैं। तो आज इससे बेहतर विषय आपसे जुड़ने का मुझे और कोई समझ नहीं आया। तो चलिए इसी पे आज बात करेंगे। आप अपना ख्याल कैसे रखें, अपनों का ख्याल कैसे रखें, और ये शो आज अपने लिए ना भी देखें तो अपनों के लिए जरूर देखिएगा, क्योंकि बात उनकी सेहत की है, बात पोल्यूशन की है, बात प्रदूषण की है। शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट के साथ शो की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा जो आपको बताएगा, समझाएगा, और यह भी दिखाने की कोशिश होगी कि प्रदूषण से आपको कैसे बचना है। और आप जानते ही हैं, हम और आप हफ्ते में 2 बार विशुद्ध तौर से बात करते हैं सच के साथ की। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हर साल सर्दियों में राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक ऐसी समस्या बन चुका है जो हर साल दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करता है। हर साल हवा में जहर घुलता है, सांसें घुटती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने प्रदूषण का बम फोड़ दिया है, जिससे चारों तरफ जानलेवा धुआं ही धुआं नजर आता है। दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर इस स्थिति में पहुंच चुका है कि ये न केवल देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय भी बन गया है। राजधानी का बढ़ता प्रदूषण अब समस्या नहीं बल्कि संकट बन चुका है, और इस संकट के लिए पराली जलाने को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दिल्ली में इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तय लिमिट से 50 गुना ऊपर प्रदूषण चल रहा है, जो एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है, जो बताता है कि हवा में जहर घुलने के कारकों की ठीक ठीक पहचान करने और उस पर काबू पाने के लिए हमारी सारी कोशिशें नाकाफी हैं, जिसकी वजह से हालात ये हैं कि दिल्ली में ग्रैप 4 स्तर की पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अक्टूबर के महीने में दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अधिकांश क्षेत्रों में भी AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक कहा जाता है। 101 से 200 के बीच इसे मध्यम माना जाता है।
अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो AQI बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI है तो फिर इसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे इस प्रदूषण की वजह को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस प्रदूषण में आपको अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखना है। आज दर्द दिल्ली को समझने की कोशिश और कोशिश ये भी कि आपको अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि हमको फिक्र है आपकी और हमारी इस फिक्र में, इस चिंता में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको इस चिंता से आगे की राह दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी हॉस्पिटल से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है विमलेंदु झा, पर्यावरणविद हैं, अक्सर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, आज भी ऐसी उम्मीद कर रहा हूं विमलेंदु आपसे। और डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं IARI पूसा से। सर बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा का हिस्सा है प्रेम शंकर सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रेम जी स्वागत आपका। सबसे पहले विमलेंदु आप ही से शुरुआत करता हूं। इस शो को जब मैं आज कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही पिछले किसी शो का रिपीट टेलीकास्ट देख रहा हूं। लगभग वही पैनलिस्ट, वही सवाल, वही स्थिति, वही गैस चैम्बर और वही जो मैंने ओपनिंग में कहा, सांस ली तो सांस निकल जाएगी। बड़ी अजीब स्थिति है। ये बदलाव इतना विकृत, इतना विभत्स क्यों होता जा रहा है विमलेंदु? देखिए, साल दर साल अक्टूबर नवंबर महीने में हम ऐसी चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद थोड़ी सी हवा का रुख या हवा की गति बदलती है और हम प्रदूषण को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रदूषण खत्म हो जाता है, ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एयर क्वालिटी है वो 365 दिन खराब रहता है, लेकिन जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज और मीटियोलॉजिकल कंडीशंस और साथ साथ जो एपिसोडिक सोर्सेस हैं, जो हम पराली जलाने की बात करते हैं या पटाखे हैं, उनके कारण जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 500। इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स को देखें, क्योंकि सरकार द्वारा जो 40 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स दिल्ली में चलते हैं उनके तो 500 तक ही उनकी कैपेसिटी है बताने की, 500 प्लस। आज सुबह में जो है लगभग 15 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स वो 40 में से वो 500 पार हो चुके थे, 500 से ज़्यादा वो रीड ही नहीं कर पाते हैं। और जो प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो दिल्ली के आसपास हैं और दिल्ली के अंदर हैं, चाहे वो IQ एयर हो या स्विस एयर हो और बाकी जो तंत्र है, ऑलमोस्ट 1500 से 1700 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है। तो एक बहुत ही एक भयावह स्थिति है और साल दर साल इसके ऊपर चर्चा होती है, लेकिन कोई सा भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। हम हमेशा वो जो बैंडेड सॉल्यूशन, चाहे वो ग्रैप 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, और वो भी अपने अनुसार नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट हमें फटकार लगाता है हमारी सरकार को, तभी हम कुछ करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो वेरी लिटिल वेरी लेट, जो कि एक निर्णायक वायु प्रदूषण का सोल्यूशन नहीं है। बंद करना, शहर को बंद करना या शहर के स्कूलों को बंद करने से प्रदूषण कम नहीं होता है। आप सिर्फ प्रिकॉशन में लो हैंगिंग बैंडेड, तो फिर ये भी ना करें तो क्या करें? अभी वही त्वरित एक्शन तो लेंगे ना। विडंबना यही है कि जब हम गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो वो त्वरित एक्शन इसको नहीं कहा जाता, ये तो इमरजेंसी मेजर है। त्वरित एक्शन उसको कहते हैं जब आपको पता है कि 50% प्रदूषण व्हीकल्स से आता है और लगभग 30% प्रदूषण जो है वो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डस्ट या रोड साइड डस्ट से आता है, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज से आता है। तो उन सोर्स पे हम कब काम करेंगे? आप सिर्फ कचरा करके उसके बाद पानी डालने को हम सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। ये मिसकंसेप्शन है और जिस कारण से अगर हम ऐसे ही कचरे पे और धूल पे पानी झोंकते आएंगे तो हम इस इश्यू के ऊपर आंख पे झोंक। तो लेकिन हमने प्री अलर्टनेस भी नहीं दिखाई और अब जब स्थिति ऐसी हो गई हम तब ये भी ना करें, तो ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना। न्यायोचित रहेगा क्या दिल्ली वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए? ये करना है, लेकिन हम इसको सोल्यूशन ना माने, क्योंकि वो डिसऑनेस्टी होगा। अगर ये सोल्यूशन होता तो हम क्या पूरे साल हम शहर को बंद रखें क्या? सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आप कम से कम 7000 बसों की कमी है, उसको आप ठीक करें। आप कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज में जो लॉज हैं जो फॉलो नहीं होते हैं उनको करें। ये शहर बंद करने से और गाड़ी बंद करने से, एक तो मैं क्या कह रहा हूं कि ठीक है आपको किसी को कोई बहुत बड़ी आईसीयू में है तो शॉक देते हैं, लेकिन शॉक इलाज नहीं है।
आपको उसका आप जब आईसीयू में है तो आप पैरासीटामोल नहीं दे सकते, ये पैरासीटामोल है, आपको सर्जरी की आवश्यकता है, शहर के वो हवा को एक सर्जरी की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ ब्लेम गेम और दोषारोपण की राजनीति और कोई ठोस कदम जो है, अगर आप अब इस शो में क्या चर्चा अभी हम मर्ज नहीं समझ पाए? इलाज तो तब होगा जब हम समझ पाए कि दिक्कत क्या है। समझ है, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक अर्जेंसी। क्योंकि आप देखें तो विश्व के बहुत सारे शहर, बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स कल 71 था और एक जमाने में बीजिंग, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, ये सारे बहुत ही प्रदूषित शहर माने जाते थे, दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित थे। तो वो कागज पे सिर्फ प्लान बना करके वो शहरें ठीक नहीं हुई है, उन्होंने भी विकास की गति को, विकास की डायरेक्शंस को, गति और तरीका वो बदला। और आज जो है उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऐसा नहीं कि उनके इकोनॉमी पे कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ा, बट दे वर एबल टू इंप्रूव द एयर सिस्टेमिकली एंड सिस्टमैटिकली। हाँ, ठीक है, तो उस समझ डेवलप करने की जरूरत है। डॉक्टर दिनेश मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर दिनेश, असल में जो विमलेंदु कह रहे हैं कि भाई 500 के पार अगर AQI पहुंच गया तो नॉन रीडेबल है, वो आ भी नहीं रहा है, यानी गंभीर श्रेणी में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके चल रहे हैं। ऐसे में बड़ी वजह पराली अक्सर कही जाती है। पराली को लेकर कितने मूवमेंट भी चलाए गए, सरकार लगातार अवेयर कर रही है और बोल रही है कोई पराली बदहाली नहीं, खुशहाली है। ये मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, या हम समझने को तैयार नहीं है, या सिर्फ एक यही बड़ी वजह नहीं है? और जो विमलेंदु कह रहे थे कि ब्लेम गेम, ये उसी का हिस्सा है क्या? जी, जैसा कि बताया झा साहब ने कि एक पराली भी एक कारण है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकमात्र कारण है जी। कि पराली अगर आप अक्टूबर से या नवंबर तक के बीच में देखें तो 20 से 30% का हिस्सा आता है उसका वायु प्रदूषण में दिल्ली में और आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन इस पर बहुत कार्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं किया जा रहा है। अच्छा। अगर आप देखें तो बहुत सारे कारक हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि ये जो जहाँ पे पराली जल रही है, कानूनों का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा है, और किस तरीके से अगर हम फार्मर्स को मशीनरी उपलब्ध कराते हैं, उनको एक कॉन्सेप्ट है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। हमको उन किसानों को चिन्हित करना पड़ेगा जो कि पर्यावरण के अनुकूल अपनी खेती को करते हैं, यानी कि ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ हंटर दिखाने से काम नहीं चलेगा, हमको उनकी प्रॉब्लम को समझना है, वो क्यों जला रहे हैं, कैसे जला रहे हैं, और कैसे उनको हतोत्साहित करें, कैसे हम अपने मार्केट का डेवलपमेंट करें ताकि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है जी। और किन किन कारणों की वजह से वो जलाते हैं, उनको हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे कि बहुत सारे संस्थानों ने कुछ, जैसे हमारे पूसा संस्थान ने भी पूसा डिकम्पोजर का घोल विकसित किया है जी। ऐसे बहुत सारे कारण है। जैसे आपने बताया ना, पराली प्रॉब्लम नहीं, एक संसाधन है, रिसोर्स है। तो हमने बहुत सालों तक हमने पंजाब के गाँव में, हरियाणा के गाँव में जाके देखा, तो देखा कि भाई ये एक समस्या तो है, लेकिन किस तरह से, जैसे झा साहब ने बताया कि बीजिंग में था, सैन फ्रांसिस्को में था, वो इससे उभर के, जैसे बताया कि वहाँ पे कल भी मेरी बात हो रही थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे AQI 50 है। अच्छा। तो मतलब हम 500 में अभी झेल रहे हैं, वहाँ पे 50 है। तो अगर इच्छा शक्ति है तो हम कर सकते हैं। और कृषि में जैसे बताया कि 20 से 30% योगदान है, और साल दर साल इसको हमको कार्यान्वयन करने की ज़रूरत है, एक पूरे की पूरे मशीनरी को। अगर हम जैसे ब्लेम गेम की बात करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, सबको साथ मिलकर काम करना है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं, चाहे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो वैज्ञानिक हैं, उनको सबको साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर दिनेश, एक फसल के खत्म होने पे दूसरे फसल की बुआई का जो समय है, उस समय को मैनेज कर पाने में मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से पराली को जलाने का एकमात्र विकल्प दिखाई देता है कि भाई जल्दी से फील्ड साफ हो जाएगा। देखिए 2009 में पंजाब में एक कानून बनाया गया, प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एक्ट। यानी कि पहले क्या था, किसान लोग अप्रैल में ही नर्सरी लगा देते धान की, तो उस समय क्योंकि अप्रैल से जून तक बारिश नहीं होती थी, अच्छा। तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, जमीन से पानी सिंचाई करते थे। तो देखा कि बहुत सारे हिस्से पंजाब हरियाणा में डार्क जोन में तब्दील हो गए। ठीक है। तो एक ये था हमारे पास में, ट्रेड ऑफ था कि हमको पानी चाहिए या किस तरीके से हमको करना है। तो वो बैन कर दिया गया कि आप जुलाई के मतलब जून के लास्ट वीक तक आप नर्सरी नहीं लगा सकते। तो ऐसी बहुत सारी, इसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं कि भाई अगर आपको पानी को बचाना है तो आपको ट्रांसप्लांटिंग को डिले करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या है कि हार्वेस्टिंग अक्टूबर में होती है, अक्टूबर के लास्ट वीक में होती है। तो उसकी वजह से क्या है, जो विंडो पीरियड है गेहूँ को
की बिजाई का वो थोड़ा डिले हो गया। तो यानी कि किसानों के पास में थोड़ा कम समय है, लेकिन हमारे संस्थान ने ऐसी कई प्रजातियां विकसित की हैं जिनकी अवधि बहुत कम है, यानी 20-25 दिन कम हो जाती है। तो अब हम उनको पॉपुलराइज कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में, ताकि और बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ वैरायटी एक कारण है कि हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी बनाएंगे। जब वैरायटी की अवधि कम होगी तो किसानों को ज़्यादा समय मिल जाएगा। जैसे 1847 एक नई किस्म विकसित की गई है, बहुत सारी नई किस्मों का विकास किया जा रहा है जिससे कि किसानों को अतिरिक्त समय मिल सके। तो धीरे धीरे हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सैनी। डॉक्टर सैनी, असल में इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है, जब चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है, तो फिर वही कहानी, आंखों में चुभन, सीने में जलन, दम में घुटन, सांसें घुट रही हैं, ये सारी चीजें वही हैं। आजकल तो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक भी छूट गया है। सर, आपके लोग कहते हैं कि वॉक करिए, लेकिन अब वॉक भी कैसे की जाए, ये स्थिति तो बड़ी खराब है। कैसे ख्याल रखें सर अपना? देखिए, अभी जो इस तरह का पॉल्यूशन बढ़ा है पिछले 1 महीने में, तो मैंने देखा कि जो हमारे अस्पताल में भी अचानक इस तरह के मरीज जो पॉल्यूशन की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं जी, उस तरह के मरीज बढ़ने लगे हैं। पॉल्यूशन होने से कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं जो इमीडिएटली आते हैं कि एक्सपोज हुए एयर पॉल्यूशन से और इमीडिएटली वो सिम्टम्स आ गए जी, जैसे आंखों में इरिटेशन होना, नाक में इरिटेशन होना, खांसी आना, गले में खराश होना, सांस फूलना, स्पेशली जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं कि जब पॉल्यूशन से लॉन्ग टर्म कोई पर्सन उसको एक्सपोज होता रहता है तो कुछ सीवियर बीमारियां होने लगती हैं, जैसे स्ट्रोक होना या पक्षाघात जिसको हिंदी में बोलते हैं, या हार्ट की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक होना। अच्छा, फेफड़ों के अंदर जैसे लंग कैंसर हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक हाई पोल्यूशन में एक्सपोजर रहता है। इसके अलावा निमोनिया हो सकते हैं। सीओपीडी एक बीमारी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग्स की बीमारियां। इसके अलावा ऐसा ही नहीं है कि ये पॉल्यूशन सिर्फ हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, ये फेफड़ों के थ्रू ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में आके और बॉडी के सारे अंगों के तक पहुंच जाते हैं। और ये देखा गया है कि ये सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, लंग्स को ही नहीं, बल्कि आपके हार्ट, किडनी, ब्रेन सबको इफेक्ट कर रहे हैं। अब आपने पूछा कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो बचने के लिए एक तो ये है कि इस समय कोशिश करें कि जितना हो सके बाहर आउटडोर में ना जाएं जहाँ पे इस तरह का पॉल्यूशन है। आजकल कुछ इस तरह के ऐप्स भी आ गए हैं, जैसे आप सफ़र ऐप हैं या AQI इंडेक्स जो बताते हैं, तो आप देखिए कि जिस एरिया में आपको जाना है वहाँ का पॉल्यूशन लेवल क्या है। अगर उस एरिया का पॉल्यूशन लेवल है तो जितना हो सके उस एरिया में जाने से बचें। सर, मेरा ऑफिस ही अगर उस एरिया में, फिर क्या होगा? तो आप अगर आपको जाना ही है तो फिर आपको एक स्पेशल तरह का मास्क होता है जिसको N95 मास्क कहते हैं, और किसी तरह का मास्क इसमें एयर पोल्यूशन से बचाव में हेल्प नहीं करता। कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क हुआ, इसमें एक N95 जो कोविड के टाइम में काफ़ी फेमस हुआ था, उस तरह का मास्क जो N95 मास्क है वही मास्क इसमें इफेक्टिव होता है, और 95% वो प्रोटेक्शन करता है उन पार्टिकल से जो 0.03 माइक्रोन से बड़े हैं। तो इस तरह का मास्क यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसे एरिया में जाना है जहाँ AQI इंडेक्स पुअर है। बाकी जो आपकी बैलेंस डाइट होना चाहिए इस समय, विटामिन ए, सी और टी रिच बात। लेकिन सर, मेरी कंसर्न जो है सबसे बड़ी वो बच्चों को लेके है। बच्चों के स्कूल बंद हो गए, घर पे आ गए, स्कूल ने तो बंद करके घर पे बैठा दिया, लेकिन हम उनको बाहर पार्क में, सोसाइटी एरिया में जाने से नहीं रोक पाते हैं और मास्क जैसी चीज भी नहीं लगा पाते। सर, बच्चों को कैसे बचाएं? सबसे बड़ी चिंता उन्हीं को लेके है। हाँ, देखिए, ये एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता ही बच्चों पे है या एल्डरली लोगों पे, जो वृद्ध लोग हैं उन पे होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ पे होता है। तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो और बच्चों को, ये तो बच्चे तो बाहर खेलना चाहेंगे, पार्क में जाना चाहेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है। मास्क लगाना भी बच्चों के साथ मुश्किल तो है, तो लेकिन अभी किसी भी तरह से हमें कोई इंडोर एक्टिविटी या कोई इस तरह की एक्टिविटी उनके लिए प्लान करनी होगी पेरेंट्स को, कि वो इंडोर में रहें और कुछ खिला सकते हैं उनको, विटामिन सी या कोई च्यवनप्राश या कुछ ऐसी चीज जिससे इम्यूनिटी इस लेवल की हो जाए कि अगर वो चले भी जाएं तो देखिए, जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये किस तरह से हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स या ऐसी वेजिटेबल्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हों, जो विटामिन ए, सी या विटामिन ई रिच हों, ऐसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उनको देना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है और अच्छी अच्छी सब्जियां और अच्छे अच्छे फल का मौसम है, तो उस तरह के फल और इस तरह की जो ताजी सब्जियों का,
जैसे आजकल सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, लेमन है, आंवला है, तो इस तरह के फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो इस तरह के फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम जी भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रेम जी, अभी विमलेंदु जी ने भी एक बात की, वही डॉक्टर जितेंद्र ने भी की कि भाई इच्छा शक्ति क्यों इतनी कमजोर हो रही है कि एक इतनी बड़ी समस्या, बल्कि मैं समस्या भी नहीं कहूंगा, ये समस्या तो संकट बन गई है। इतने बड़े संकट से जो हमारी तैयारियां जिस स्तर की होनी चाहिए वहां हम खुद को बौना पाते हैं, गौड़ पाते हैं, सिफर पाते हैं, जीरो पाते हैं। ऐसा क्यों? हमारी तैयारियों में कहां चूक रह जाती है? ये तो डेली फीचर हो गया ना, जैसे हर साल दिवाली आएगी, होली आएगी, धुआं भी आएगा, पोल्यूशन भी आएगा, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारें हैं और जिनके पास इसकी जिम्मेदारी है, उनको ये लगता है कि ये कुछ समय के लिए एक ये जहरीला हवा आती है और उसके बाद वो चली जाएगी, 5-7 दिनों तक वो बयानबाजी करेंगे, और जो जिम्मेदारी उनके पास है सरकार होने के नाते, वो जिम्मेदारी ना निभा के वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। ये हर साल की बात है, हर साल होना है, हर साल पॉल्यूशन होना है, पराली जलना है, जो गाड़ियों की संख्या है लगातार वो बढ़ रही है। एक आंकड़े बताते हैं कि आज से 2000 में करीब वो 35-40 लाख गाड़ियाँ थी, जो आज करीब 1 करोड़ 30 लाख गाड़ियाँ हैं। सब कुछ आपके सामने है, लेकिन जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए वो पॉलिसीज़ बनती नहीं हैं। उनको उसी तरीके से लगता है कि जिस तरीके से बरसात में पानी होता है और पानी लॉगिंग होता है, उसके बाद फिर से समस्या खत्म हो जाती है, तो इनको लगता है कि 5-7 दिनों के बाद जो ये AQI है वो बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, बारिश होगी या तेज़ हवा चलेगी, कुदरत का सहारा मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली में काम किया जा रहा है या जिस तरह से दिल्ली सरकार को तैयारी करनी चाहिए था, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास तो है ही। अगर आप ये केंद्र पर किसी हर बात को लेकर आप केंद्र पर ठेकरा फोड़ते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा आपका हो सकता है या केंद्र का अपना सरकार चलाने की अपनी एक अलग तरीके से उनकी नीति हो सकती है, लेकिन जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था वो काम, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा इसके लिए एक राज्य है जहाँ पराली जलाने के करीब अभी तक जो आंकड़े मेरे पास आए हैं या मुझे जो जानकारी है वो 10,000 ऐसे मामले हैं जहाँ पराली जलाने के मामले हुए हैं। तो वहाँ से ये कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि आज का ताज़ा बयान है उनका, गोपाल राय जो इनके पर्यावरण मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी रूल जो स्टेट हैं वहाँ से पॉल्यूशन ज़्यादा आ रहा है। अरे भाई, ये क्या तरीका है कि अगर आप पॉल्यूशन है दिल्ली में या वो आपका नोएडा हो, फरीदाबाद हो, वो हरियाणा में है, इधर नोएडा यूपी में हो गया, आप दिल्ली हो गए, तो आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, आप अपना काम दूसरों पर मर दे रहे हैं। और उनको ये लगता है कि फिर 4-5, क्योंकि ये अगले 5 दिनों को लेकर एक ये एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप घर पे रहें, मास्क पहन के बाहर निकले, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। लेकिन मुझे लगता है जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप स्कूल बंद कर दें और आप बाहर जाना बंद कर दें। जो आर्थिक रूप से जो नुकसान होता है इन दिनों किसी भी तरह को, व्यापार को लेके, स्कूल को लेके, ऑफिसेज को लेके, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मुझे लगता है कि 5-7 दिनों तक ऐसे ही ये आरोप लगाते रहेंगे और अपना जो इनका काम है वो काम छोड़ देते हैं। तो पराली के धुएं में कहीं ना कहीं राजनीति का धुआं भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धुआं तो धुआं ही है, नुकसान दोनों तरफ से हमारा ही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार इस नुकसान से आगे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे ये दम कब तक यूं ही घुटता रहेगा। ब्रेक के उस पार रहेगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो बात हो रही है उस प्रदूषण की आज जिसने जिंदगी को बेहाल कर दिया है, और ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, किसी के पास कुछ उपाय नहीं है। हाँ, स्कूल जरूर बंद हो गए, ऑफिस की टाइमिंग्स को लेकर कुछ कुछ बातें होने लगी हैं, ग्राफ 4 हो गया है और आर्टिफिशियल रेन तक का जिक्र हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने। विमलेंदु मेरे साथ हैं। विमलेंदु जी, असल में जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, जो समस्या से संकट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हमने अलार्मिंग टाइम क्रॉस कर दिया है या अभी भी हमारे पास जागने का समय है, कुछ किया जा सकता है? इस साल के लिए तो जिस तरह के अनुमान हैं और जिस तरह का काम या फिर नाकाम सरकार की दिख रही है, प्रतीत हो रही है, इस साल तो स्थिति ऐसी की ऐसी ही रहेगी। कोई ठोस जो है बदलाव नहीं आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। एक चीज बोलना बहुत आवश्यक है कि ठीकरा तो एक दूसरे के ऊपर सरकारें फोड़ती हैं, साथ ही साथ किसानों के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जाता है, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है कि 3 से 4 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा पराली जलता है और उसका कंट्रीब्यूशन 0 to 25% या कभी कभी 30% हो जाता है। और बार बार जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या टीवी स्टूडियोज हो, ज्यादातर डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस जो है वायु प्रदूषण के कॉन्वर्सेशन का, वार्तालाप का, वो हम पराली के ऊपर करते हैं, जो कि मुख्य मुद्दा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है, चाहे वो 0% हो या 1% हो या 25% हो, लेकिन जो 80% और 90% और 365 दिन वाले सोर्सेस हैं, उसके ऊपर हम बहुत कन्वीनियंटली चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें अमीरों की जिंदगी और जिंदगी जीने का तरीका, लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है, और उसको कॉम्प्रोमाइज करने में हमें थोड़ा सा, या उस कॉम्प्रोमाइज के ऊपर चर्चा करने में भी थोड़ा सा संकोच हमारी व्यवस्था। पराली जलाने को लेकर आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि पराली ना जले। और पराली जलाने के बारे में भी साहब ने अभी बताया कि क्या कारण है कि 2009 में पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब सोइंग मंथ को शिफ्ट किया गया, तो और पराली किसान क्यों जलाता है और कौन से किसान पराली जलाते हैं, और उसके लिए इंसेंटिव आप अक्टूबर के महीने में देंगे, 2024 में देंगे या 2022 में? अगर किसी के पास 4 बीघा जमीन है या 2 बीघा जमीन है, वो 5 लाख रुपए की मशीन कैसे खरीदेगा? और मैं तो कहता हूं कि ऑफ कोर्स, लेकिन उसको आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ना कि क्रिमिनलाइज। आप पराली जलाने पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाइए, लेकिन सिर्फ अगर 90% आपका और मेरा समय, हमारे कोर्ट की, हमारे व्यवस्था की और सरकार का समय पराली जलाने पे जाएगा और बाकी जो इश्यूज है, तो फिर थोड़ा सा न्याय संगत बात नहीं लगती है। मैं पर्यावरणविद हूं, मैं एनवायरमेंटिस्ट हूं, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि पराली जलाना। ये कैसे पता चला आपको विमलेंदु कि सिर्फ पराली पे ही बात कर पा रहे लोग, बाकी विषयों पे बात नहीं कर पा रहे जितनी करनी? कुछ ग्राफिक, कुछ आंकड़े, कुछ स्टैट आपके पास? पिछले 10 वर्षों से अगर आप देखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की चर्चाएं हो, चाहे CAQM की चर्चा हो, एप्का हो, डिस्प्रोपोर्शनेट मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी चीजों के ऊपर। और कारण भी अगर आप देखिए तो वेहिकुलर पोल्यूशन, जो मैं कह रहा हूं कि 50% प्रदूषण जो है वो प्राइवेट व्हीकल्स के कारण है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डेफिशिएंसी कम से कम हमारे पास 7,000 बसों की कमी दिल्ली में कम से कम है। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल नहीं होगा, तब तक लोग क्या करेंगे? उनको भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूं डीजल रन व्हीकल्स को या टू व्हीलर व्हीकल्स को। हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे, और सरकार और सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो या फिर म्युनिसिपैलिटी हो, उनको समझना होगा कि ये सिर्फ एक पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ की समस्या है। हर तीसरा बच्चा दिल्ली शहर में, डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, तो मैं कुछ और पॉइंट ऐड कर दूं, एवरी 3rd चाइल्ड दिल्ली में जो है उसको पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका स्टंटेड लंग ग्रोथ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से 12 साल कम हो रहा है।
लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि 15 लाख लोग भारतवर्ष में वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। तो अगर आप इन तथ्यों को देखें, और ये सिर्फ हवाई नहीं, ये हमारा साइंटिफिक और मेडिकल फ्रेटर्निटी, और डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि मेडिकल फ्रेटर्निटी, नेशनल और डोमेस्टिक ने ये सारे डेटा पॉइंट्स को कहा है। तो अगर हम देखें अपने आजाद भारत में इससे बड़ी समस्या जो कि हमारे बच्चों से उनके जीने का अधिकार, उनके सांस लेने का अधिकार, हमारे और आपके 12 साल और बाय द वे हम मोर्टेलिटी की बारे में बात कर रहे हैं, मॉर्बिडिटी अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि हमारे काम करने की क्षमता में भी कमी आई है। तो जिस तरह की समस्या है उस तरह का ठोस कदम आपको दिखता है क्या? मुझे तो नहीं दिखता कि उस तरह की इच्छा शक्ति। पिछले 5 दिनों से या 10 दिनों से, जो 5 दिनों से लगभग सीवियर प्लस एयर क्वालिटी है, मैंने एक वाक्य नहीं सुना है हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर की तरफ से या फिर हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर की तरफ से जो केंद्र में, और राज्य सरकार वाले तो सिर्फ दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं। तो जब तक एक कमरे में बंद होके अपनी राजनीति को छोड़ करके अपने आने वाले बच्चे, बाय द वे प्रेग्नेंट विमेन और जो फीटस है, फीटस का जो लंग का ग्रोथ है वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी गंभीर समस्या को इतनी लाइटली और पॉलिटिकली लेना एक बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, डॉक्टर दिनेश मेरे साथ है। डॉक्टर दिनेश, विमलेंदु कह रहे हैं किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती जो सार्थक तौर पे परिणाम के रूप में हम समझ पाए, लेकिन मैं तो देखता हूं कई संगोष्ठियां होती हैं, वाद संवाद होते हैं, सेमिनार होते हैं, और देश में नहीं होते बाहर भी होते हैं जहां बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, देश से जाते हैं, वहां से भी कई लोग आते हैं, कॉप जैसी कई चीजें होती हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर बेवजह हो रहा है या फिर वो सिर्फ नाम भर के लिए होता है, क्योंकि उसका इंपैक्ट तो वाकई नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी कोशिशें इक्विवेलेंट रिजल्ट की नजर क्यों नहीं आती? देखिए, कोशिश हमेशा से की जा रही है, अभी भी हो रही हैं, हाँ। लेकिन जो सार्थक पहल होनी चाहिए, जैसा कि अभी कॉप में भी हमारा ये वायु प्रदूषण का मुद्दा गूंजा कि भाई इस तरह से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात में झा साहब ने बोला कि भाई सिर्फ किसानों को ही हमको दोषी नहीं मानना है। वो एक मतलब उनका जैसे बताया कि भाई जो मशीनरी है, जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है, उसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनकी कीमत ज़्यादा है, तो हर कोई किसान नहीं खरीद सकता। तो ये भारत सरकार ने कहा, बहुत सारा अनुदान दिया गया, वो एक सेंटर है, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मशीनें हैं। अगर किसान समय से जागें तो वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। और ये हो रहा है धीरे धीरे हैं। और ऐसी बहुत सारी कृषि पद्धतियां हैं, जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जो हम कहते हैं कि जो राइस का जो धान की जो पराली है उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं। तो ज़रूरत है कि ऐसे ही हमको कंबाइन, आप ये क्यों जलाने लगे? आज से 15-16 साल पहले क्या था कि मैनुअली हम काटते थे पंजाब हरियाणा में, लेबर सस्ती थी, लेबर आसानी से उपलब्ध थी, लेकिन कुछ कारणों से लेबर नहीं है, तो कंबाइन हार्वेस्टर आ गया। कंबाइन हार्वेस्टर क्या करता है? सिर्फ दानों की बालियों को निकालते हैं और वो पूरा का पूरा ठूंठ लगभग 60 सेंटीमीटर वो रह जाता है। तो लेकिन अब ऐसी कंबाइंड हार्वेस्टर बनाने की जरूरत है कि जो सतह से काटे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है ताकि वो उसमें नहीं रखे। और आपने कहा कि इसमें जागरूकता नहीं है, नहीं, जागरूकता है, बच्चा बच्चा जानता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज से 2 साल पहले की बात है कि एक हरियाणा का एक बच्चा, उसने खुद जाके पुलिस में शिकायत की कि मेरे पिताजी ने पराली जलाई। तो बच्चे, मतलब अवेयरनेस तो हो रही है, लेकिन अब उसको कैसे क्रियान्वयन करना है? इतनी बड़ी आबादी है और लगभग 13 मिलियन टन्स हम राइस रेसिड्यू बनने की हम बात करते हैं। तो धीरे धीरे इसको हमको बहुत सारे उपाय अपनाने पड़ेंगे, एक तरीके से नहीं हो पाएगा। हम उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम बर्तन, मतलब ये जो उसके हम बर्तन बना सकते हैं राइस रेसिड्यू से, पेपर मिल में काम कर सकते हैं, उसको CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, मशरूम उगा सकते हैं। तो जब तक हम पर ये तो और खतरनाक स्थिति है। अगर हमें पता है दिक्कत भी कहां है और हमें उसका उपाय भी पता है, फिर भी दिक्कत दूर नहीं हो रही है, तो सर ये तो और खतरनाक स्थिति है। दिक्कत पता होती और हम कुछ नहीं कर पा रहे होते, उस स्ट्रगल में होते, तब भी समझ आ जाता। फिर तो हम जानबूझ के अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। सोल्यूशन तो है, आप कह रहे हैं। जी, सोल्यूशन है। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे एनर्जी के प्लांट्स आए हैं पंजाब हरियाणा में, तो उसमें भी हम उससे बायो एनर्जी बना रहे हैं जी। तो लेकिन क्या होता है कि कुछ समय लगता है इन चीज़ों को होने में। मैंने बताया ना कि पिछले 15-16 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है और लगातार AQI बढ़ रहा है। और लेकिन अगर हम कहें कि जैसे बताया कि किसानों के लिए हम उत्तरदायी में नहीं मानने को तैयार हूँ। आप देखिए सड़कों पे SUV की संख्या कितनी बढ़ गई है, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। आज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो हमारे दिल्ली के आसपास है, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उनसे प्रतिवर्ष लगभग
281 किलोटन SO2 निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। वो भी AQI तो बढ़ाने सर में ये कारगर। इंडस्ट्री कैसे बन जाती है सर, कैसे लग जाती हैं जिनसे इस तरह का प्रदूषण हो रहा है? थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन अब उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसको डीसल्फराइजेशन कर रही है ताकि सल्फर को कम किया जा सके। अगर हम डीसल्फराइजेशन प्रोसेस करते हैं तो 67% तक हम SO2 की मात्रा कम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे, मतलब ये एकदम स्विच ओवर नहीं कर सकते हम, उसमें समय लगता है। धीरे धीरे जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का दायरा बढ़ रहा है, यानी कि जीरो टिलेज, यानी कि हम उसमें मिट्टी को नहीं छेड़ते हैं। सर इन धीरे धीरे प्रयासों के साथ तो धीरे धीरे मर रहे हैं ना हम। आपको नहीं लगता रफ्तार थोड़ी और बढ़ेगी तो फिर ये धीरे धीरे जो मर रहे हैं हर दिन हर पल हर क्षण, वो थोड़ा सा हम बच सकते हैं? बड़े खतरनाक आंकड़े अभी विमलेंदु जी ने बताए। जी बिल्कुल, मैं आंकड़ों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन वही मैंने बताया कि सारे स्टेक होल्डर्स को, उसमें किसान हो, राजनेता हो, पॉलिसी मेकर्स हो, रिसर्चर हो, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कब सबको करेंगे सर कमिटमेंट, वो काम कैसे करेंगे, यही तो सवाल है सर। वो कब आकाशवाणी होगी, ऊपर से बिजली चमकेगी, खुद भगवान प्रकट होंगे, कब होगा सर ऐसा? नहीं, जैसा हमारा न्यायपालिका ने भी कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई कि हमको ये एक्शन पहले लेने चाहिए थे। जो हमारा जो CAQM है, उन्होंने भी अपने जो जुर्माने की दुगना कर दिया, लेकिन सिर्फ जुर्माना दुगना करने से नहीं बात बनती है। हमको उन किसानों की हैंड होल्डिंग करनी है कि भाई ये हमने ये वैरायटी दी है, ये पहले 150 दिन लगती थी, इसमें 120 दिन हो रहे हैं। तो जब तक वो पॉपुलराइज हो गए, देखिए एग्रीकल्चर में जो चेंजेस होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, वो ओवरनाइट नहीं हो सकते। इंडस्ट्री में हो सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इतना बड़ा, हमारे जो किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं। 86% जो हमारे किसान हैं वो सीमांत जोत वाले हैं। तो उनको उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसको अडॉप्ट करना थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि 2-3 साल में इसके परिणाम आपके सामने आएंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र 2-3 साल की बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो 2-3 साल में तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आपको क्या लगता है 2-3 साल का समय है हमारे पास इस स्थिति में? देखिए, जैसे इस साल का पॉल्यूशन देख रहे हैं और पिछले 4-5 से हर साल एयर क्वालिटी बद से बदतर ही हो रही है हर बार, जो हम देखते हैं पिछले साल से। तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा जो जैसा देखने को मिल रहा है, और कहने में आ रहा है कि ये इस बार थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि रेनी सीजन थोड़ा लेट था, तो इस वजह से थोड़ा ये लंबा चलने वाला है। तो ये इमीडिएटली कुछ ना कुछ इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि डॉक्टर झा ने भी बताया जैसे कि इस पॉल्यूशन की वजह से लगभग 10 साल के करीब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो दिल्ली के लोगों की वो कम होने की संभावना है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ जहाँ पे पॉल्यूशन या AQI इंडेक्स बेटर है इस कंपैरिजन में। तो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा डेफिनेटली। सर इन दिनों जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनको किस किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं खासकर, और किस एज के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? हाँ देखिए, क्योंकि जो वर्किंग जो पॉपुलेशन है, अच्छा, यूजुअली जो ज़्यादा आउटडोर में रहते हैं, ऐसे लोग को जो इमीडिएट पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट है, जैसे आँखों में इरिटेशन होना, नाक के अंदर इरिटेशन होना, गले में खराश होना, खांसी के साथ सांस की बीमारियाँ, और जो जिनको पहले से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट्स अपनी बीमारी के जो ऑलरेडी कंट्रोल में थी, वो देखा गया कि उनकी मेडिसिन जो चल रही है उसके लेते हुए उनकी बीमारियां अब अनकंट्रोल हो गई हैं। और ऐसे पेशेंट जो अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट्स हैं, वो आ रहे हैं कि भाई उनकी जो दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही थी उससे अब उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो ये देखने में आ रहा है कि इस तरह के जो एज ग्रुप है जो बाहर काम करने के लिए जाता है, उस एज ग्रुप के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो बच्चे हैं या जो एल्डरली हैं, उनको जो पहले से क्रोनिक इलनेस है, वो पेशेंट बहुत आने लगे हैं इधर पिछले 1 महीने के अंदर। ये देखने में आ रहा है जिनका मोस्टली ये जो पॉल्यूशन का शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ये वो है। लेकिन सर इन दिनों सोशल मीडिया पे इसी जो छोटी छोटी चीजें आप बता रहे हैं, इसका वर्स्ट परिणाम कैंसर तक बता रहे हैं। सर कैंसर के नाम पे बहुत डराया भी जाता है, तो सर क्या ये जो छोटी छोटी दिक्कतें अभी हो रही हैं लॉन्ग टर्म में, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, तो ये अप टू कैंसर तक भी हो सकता है? हाँ देखिए, हो सकता है कि पिछले 10 साल से जो पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी है, इसके परिणाम हमको अगले 10 या 20 साल में देखने को मिले। एंड पहले भी आपने के साथ एक एपिसोड किया था कि इंडिया शायद कैंसर की कैपिटल बनने वाला है, तो शायद पॉल्यूशन भी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के टाइम में स्मोकिंग को माना जाता है कि वो लंग कैंसर जैसे कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में पॉल्यूशन जो है कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाए। ठीक है, प्रेम शंकर सिंह भी हमारे साथ हैं। तो प्रेम जी, ग्रैब 4 लागू कर दो, स्कूल बंद कर दो, ऑनलाइन क्लासेस करा दो, कंस्ट्रक्शन रुकवा दो,
और ऑड इवन भी क्या पता हो जाए, और ऑफिस की टाइमिंग तो बदलाव के नजदीक है ही। इसके अलावा हमको और कुछ नहीं आता है। हालांकि आर्टिफिशियल रेन की भी बात हो रही है, तो इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता। मतलब व्यवस्थाओं के नाम पे और तैयारियों के नाम पे हम इससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। विमलेंदु जिसका जिक्र कर रहे थे बार बार, हमारी तैयारियां बहुत पीछे हैं। देखिए, आपको याद होगा कोरोना के समय जब लोगों को कोरोना होता था तो उस समय सीधे सीधे जिंदगी से लोगों को हाथ धोना पड़ता था। ये धीमा जहर है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एकदम से कोई अटैक नहीं होता है, आपको जिंदगी का एकदम से खतरा नहीं होता है। आपको शिकायत होगी, हो सकता है लंबे समय के बाद आगे कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाए। लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो सांस की बीमारी है और जो उसके बाद कोरोना के बाद जो इफ़ेक्ट हुए लोगों को, जो हार्ट अटैक होने शुरू हुए, इस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। और इसी तरीके से जो सांस का प्रॉब्लम है, जो कोरोना जिनको हुआ था पहले, मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, लेकिन मुझे लगता है आम आदमी की तरह अगर मैं सोचता हूँ कि उस समय भी लंग्स के प्रॉब्लम बहुत सामने आए थे, और जिनको सांस की बीमारी थी उस समय भी उनको एहतियात बरतने को कहा गया था कोरोना के समय। बिल्कुल। वो कोरोना जिनको 2 बार 3 बार हुआ, वो अगर फिर से इस प्रदूषण में और ये जहरीली हवा वो ले रहे हैं तो उनके साथ क्या स्थिति होने वाली है। दरअसल ये जो मामला शुरू हुआ है, आप उसको पर्यावरण से जोड़िए। ये सिर्फ वायु प्रदूषण की बात नहीं है। वायु प्रदूषण भी कंट्रोल हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लगता है कि जब ये प्रॉब्लम शुरू हो तब हम कोई एहतियात बरते, कोई कानून बना दे क्षणिक कि भैया आप बाहर न निकले घर से, घर के अंदर रहें, स्कूल बंद कर अच्छा, दें। कानून से फर्क पड़ता है? आप कह रहे हैं सर कानून बन जाएगा तो कुछ फर्क पड़ जाएगा प्रदूषण पे? हिंदुस्तान में तो बहुत सारे हैं सर। नहीं, हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, यहाँ पे लोग जब तक डंडा नहीं उठता तो बहुत कम लोग सुन पाते हैं। हालांकि ये बोलना थोड़ा अजीब है, लेकिन आपको याद होगा लॉकडाउन के समय भी यही हुआ था। कोरोना के समय जब तक सरकार एहतियात न बरती और पुलिस खड़ी होकर वहाँ पर खड़ी नहीं हुई, तब तक लोग बाहर निकलते रहे, जब तक ये स्थिति भयावह नहीं हो गई। पर अजीब सी स्थिति है सर, अपनी जान बचाने के लिए भी सरकार आपको डराएगी, तब हम अपनी जान बचाएंगे। आपको याद होगा सर, हमने तो कई रिपोर्ट्स कराई थी उस समय। और अभी भी ये जो पराली की बात हो रही है, पराली को अभी भी कहा जा रहा है कि 10 से 15% उसका हिस्सा है इस पूरे आपातकाल के लिए, इस पूरे इशू के लिए 10 से 15। लेकिन पराली क्योंकि इशू इसलिए है क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल मामला बन जाता है। पॉलिटिकल मामला क्यों बन जाता है? पॉलिटिकल मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि 2 स्टेट में 2 सरकारें होती हैं। सेंटर में कोई और, स्टेट में कोई और, दिल्ली में कोई और, पंजाब में कोई और, हरियाणा में कोई और अब तो पूरे नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। तो नॉर्थ इंडिया ही पूरे इसके जग में है और पूरे नॉर्थ इंडिया की बात की जानी चाहिए। तो पर्यावरण से आप शुरू कीजिए कि जिस तरह से पर्यावरण को खतरा है, देश में बड़ा है। आप पहाड़ में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए कि किस तरह से वहाँ पर जंगलों में आग लगी हुई है, इसकी तो चर्चा हम कर ही रहे हैं। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, जो वहाँ पर गाजीपुर में जो कूड़े का जो ढेर है, वहाँ पर सालों भर आग लगी रहती है, उससे धुआं निकलता ही रहता है। उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया? तो बहुत आसान है कि आप कह दें कि हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमें केंद्र से सहायता नहीं मिल पा रही। ये कहना बहुत आसान है कि बीजेपी रूल्ड है, लेकिन क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की, सबकी नज़रें वहाँ पर रहती है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके कौन काम करेगा? 10 साल हो गया, आप कई सालों से यहाँ पर यमुना की बात कर लीजिए, यमुना कितनी गंदी है। तो आप इस तरीके से अगर आप कोई ठोस चीजें या नीति बनाकर उसका पालन नहीं करेंगे, आपको लगता है कि 5-10 दिनों के लिए ही अगर ये आपातकाल है, इस आपातकाल से हम गुजर जाए, कुछ मीडिया कवरेज हो जाए, कुछ बात हो जाए, कुछ आरोप हो जाए, कुछ राजनीति हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला है। ठीक है, तो आरोपों के तर्कश से तीर तो निकाले जाते हैं, लेकिन वो तीर खुद को ही भेद रहे हैं। ये सबसे बड़ा दर्द है, दुख है, और यही हमारी विडंबना है। एक छोटा सा ब्रेक। अगला चरण इस चर्चा का बहुत खास है क्योंकि समस्याओं की बात 2 फेजेस में हमने की। आगे बात होगी सॉल्यूशन की, सुझाव की और आगे की राह की। रहिएगा हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट।
खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में बात हो रही है उस प्रदूषण की जिसने त्राहिमाम मचाया हुआ है। 2 चरण की चर्चा हुई और आगे अब बात सोल्यूशन की करते हैं। विमलेंदु जी मेरे साथ हैं। तो विमलेंदु जी, 2 फेसेस में हमने सारी समस्याओं पे बात की, आपने स्टैट भी बताया, आंकड़े भी बताए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये चर्चा सिर्फ यहीं तक सिमट कर रह जाए। आपका वास्ट एक्सपीरियंस है और आप पर्यावरण को नजदीक से समझते हैं। सर, मुझे उपाय भी जानने हैं, वो कोशिशें क्या करें जिनके लिए हमें लंबा इंतजार ना करना पड़े, ये एकदम खत्म ना भी हो तो कुछ कम हो जाए। चर्चा उस पर अब होनी चाहिए। जी, तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हवा वायु का कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता है और इस प्रॉब्लम दिल्ली के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन ये एक रीजनल प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन तभी, सबसे पहला सॉल्यूशन इसका ये है कि हम इसको एक एयरशेड की तरह देखें। एक रीजनल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज जो है वो सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि पूरे के पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन का है। और समस्या चाहे पंजाब से आ रही हो या हरियाणा से आ रही हो या केंद्र की जिम्मेदारी हो, अनलेस एंड अनटिल हम उसको एक कोलैबोरेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कलेक्टिव प्रॉब्लम और एंड देयरफॉर सॉल्यूशन में नहीं मानेंगे, देखेंगे, तब तक ये नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हमें अपने, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो सोर्सेस हैं, कारण भी हमें पता है, उसका निवारण भी पता है, उन निवारण के केस स्टडीज भी पता है हमें। जो कि मैंने आपको कहा कि बीजिंग जैसा शहर, जो कि जिसमें इंफॉर्मेशन डेटा इतना मुश्किल है, चाइना से इंफॉर्मेशन लेना बहुत सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन उन जैसे जगहों ने भी अपने एयर को ठीक किया। तो हमें अपने इंडस्ट्रीज जो हैं, जो 300 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 12 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। हाँ, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है कोल थर्मल पावर प्लांट से होता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि अगले कुछ वर्षों में या 2075 तक जो है हम नेट जीरो अचीव करना चाहते हैं। तो एक सारे जो इश्यूज हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो या दिल्ली की समस्या हो या हरियाणा की समस्या हो, ये सारे इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा सोल्यूशन है, और सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये सिर्फ डीटीसी की बात नहीं है, क्योंकि अगर गुड़गांव में पोल्यूटिंग बसेस हैं और नोएडा में पोल्यूटिंग बसेस हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दिल्ली में सारे सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएं और गुड़गांव में सारे डीजल के व्हीकल हो, तो उसका क्या फायदा? क्योंकि जो फिर वही बात होगी कि नॉर्थ वेस्ट की हवा बह रही है तो ऊपर से हवा आएगी, नॉर्थ ईस्ट की हवा बह रही है ईस्ट की, मतलब देयरफॉर वेहिकुलर पोल्यूशन विच मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपेडाइट करना। जो आपने भी कहा कि कानूनें जो बनी हुई हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो, तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डस्ट का जो डेब्री का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ठोस कानून बना हुआ है। सिमिलरली हम म्यूनिसिपल वेस्ट का जो ओपन बर्निंग है, चाहे वो लैंडफिल्स में बर्निंग हो रहा हो या रोड साइड बर्निंग हो, और इस सब के ऊपर सिर्फ चेतावनी, मैं तो हमेशा कहता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूं कि सिर्फ चेतावनी देने से नहीं होगा। हमारा जो तंत्र है, जो हमारी व्यवस्था है, उसको रेप्रिमांड करना, उसको स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूट कराना। क्योंकि देखिए, अगर CAQM है और एप्का थी, ये सारी जो बॉडीज थी जिनको कहा गया था एयर क्वालिटी गवर्नेंस, अगर हम चलान ही ना करें, अगर मेरी और आपकी गाड़ी को कुछ हल्के से पैसे देकर के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल की सर्टिफिकेट मिल जाए, तो वो कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है। और देखिए, पहले हम इसको एक रोमांटिक तरीके से देखते थे कि अच्छी हवा हो, चिड़ियां आए और दूर दूर की चीजें दिखे और हम धूप में बैठ के चाय पिए, सर्दी का आनंद लें। आज जो है ये हेल्थ का प्रॉब्लम है और इसलिए वो अर्जेंट है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि 2024 में सॉल्व ना हो, लेकिन 2025 में कम से कम 10% कम हो, और वो संभव है, पॉसिबल है।
ये दिल्ली छोड़ के जाने की व्यवस्था और बात जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते सही बात है। हैं? कितने लोग हैं जो अपने आप को हॉस्पिटल में डाल सकते हैं? कितने लोग हैं जो एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं? तो मैं बार बार ये कहता हूं कि पब्लिक प्रॉब्लम का प्राइवेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें पब्लिक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिसमें सरकारें, सारे स्टेक होल्डर्स, जो सब लोग कह रहे थे कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिल करके, और कुछ चीजों को शॉर्ट टर्म में रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को मीडियम टर्म में रखना पड़ेगा, और कुछ चीजों को लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा। आप देखिए, अगर 20 साल पहले जब मैं दिल्ली आया था, आप आईटीओ से गुजरते थे और हाथ के ऊपर रुमाल डालते थे तो एक काली परत निकलती थी। वो ट्रांसफॉर्म हुआ क्योंकि हमने सारी की सारी डीजल बसेस को सीएनजी में ट्रांसफॉर्म किया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगाया। सिमिलरली अगर ऐसी स्थिति है तो हमें अपने सारे काम को छोड़ करके, चाहे वो नागरिक हो या सरकार हो या कोर्ट्स ऑफ आ कंट्री हो, छोड़ करके इसको प्रायोरिटी नंबर 1, इश्यू नंबर 1 बनाना पड़ेगा। और 1 2 3 4 5 स्टेप्स, सिर्फ चिंतन नहीं। आप कह रहे थे कि इतनी चर्चा होती है, हाँ, वो कॉन्फ्रेंसेस है, वो सिर्फ वो भी एक ढकोसला है। जमीनी तौर पे क्या काम हो रहा है वो सिर्फ वाद विवाद से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर दिनेश, आप तो इतनी एक्सपर्टीज रखते हैं, पेड़ पौधों की जानकारी भी है, एयर प्यूरिफायर हम नहीं अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो क्या घर में कुछ ऐसे पौधे लगा लिए जाएं, प्लांट्स लगा लिए जाएं, या कुछ हम ऐसे घर में बागवानी कर लें? कुछ ऐसी कोशिशें हो सकती हैं जो ये घुटती हुई सांसों को थोड़ा ही सही कम कर पाए? जी, जब 2015 में हम पंजाब में इस विषय पर शोध कर रहे थे तो हमने देखा, बहुत सारे नर्सरी वालों से हमने बातें की। हाँ। तो उन्होंने कहा सर, जब पराली जलती है तो हमारी जो इंडोर प्लांट्स की सेल्स बढ़ जाती है। और इस तरह से बहुत काम हुए हैं उस पर, जो इंडोर प्लांट्स हैं किस तरह से हमारे वायु को प्रदूषित साफ करते हैं। कर रही है। लेकिन ये वही है ना, फौरी उपाय हैं, और एक मैं कह दूं कि हाँ करते हैं कुछ मात्रा में। जब AQI इतना ज़्यादा है तो वो इतना कारगर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ दीर्घकालिक उपाय नहीं हो रहे तो अल्पकालिक तो करने ही पड़ेंगे, कुछ तो करेंगे। तो ये हमने देखा कि भाई ये जो राइस रेसिड्यू बर्निंग है, उसका जो हमारी पारिस्थितिक सेवाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, उस देखिए जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इकोनॉमिक्स की भाषा समझ में आती है कि अगर हम पूरे उत्तर भारत में ये सब जल रहा है तो उसका आर्थिक मूल्य क्या है, हमारे हेल्थ पे क्या इशू हो रहा है, हमारी जो सॉइल की इकोसिस्टम सर्विसेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका हमने आकलन किया। तो पूरे जो बायोमास बर्निंग है, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, उसका लगभग 2019 के मूल्य के आधार पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस तरह की अगर हम आंकड़े देंगे तो किस तरह से अगर हम पराली जलाते हैं तो किसान भी जानते हैं कि हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नष्ट हो रहा है, हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं, हमारी जो मृदा में जो जैव विविधता है वो नष्ट हो रही है। तो उनको सेंसिटाइजेशन करें, उनको भी समझ में आ रहा है। मैंने बताया ना कि एक जो कॉन्सेप्ट है, अभी जैसे कार्बन फार्मिंग की बात चल रही है, ऐसे बहुत सारे पंजाब हरियाणा में प्रयोग किए जा रहे हैं कि किस तरह से किसान को मोटिवेट किया जाए कि वो कार्बन को अपनी मिट्टी में मतलब जज्ब करें, ताकि वो वायुमंडल में न जाए और क्लाइमेट चेंज से को कम किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, उसमें किसानों को पैसा दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं कार्बन फार्मिंग, या जैसे मैंने बताया पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। जो किसान नहीं जला रहे हैं, अच्छे पारिस्थितिक सेवाएं कर रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइजेशन करना है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की बात हो चुकी है, वो करना है। और जो भी कानून है उनको ढंग से क्रियान्वयन करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि भाई द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, संविधान के अनुच्छेद राइट टू लाइफ, जैसे आर्टिकल 21 सेज कि जो हमारे जीवन का जो अधिकार है ना, साफ हवा, साफ पानी, वो एक मूलभूत आवश्यकता है, एक हमारा मौलिक अधिकार है। बात है। तो मौलिक अधिकारों के लिए कुछ कर्तव्य भी हमको करने होंगे, जिसके जरिए अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, उस तरफ भी ध्यान होगा। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र, अब आपका पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये तो जब होगा तब होगा, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी वाली बात है। लेकिन सर अभी की जो स्थितियां हैं, मुझे 3 से 4 या फिर 5 टिप्स बड़ी बताइए, जिससे हम अपना भी ख्याल रख लें, बच्चों का भी ख्याल रख लें, बुजुर्गों का भी रख लें, प्रेग्नेंट महिलाओं का भी रख लें, और जिनको क्रॉनिक डिजीज है उनका भी रख लें। कुछ 5 टिप्स सर बड़ी मुझे बताइए जिनको हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले जो पॉल्यूशन जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय, और इवनिंग के टाइम में थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इस समय घर से बाहर कम से कम निकलें। और जो मॉर्निंग वॉक है जो लोग करते हैं, वो आजकल के इस तरह के मौसम में मॉर्निंग वॉक पे ना जाए। तो उसका सब्स्टिट्यूट सर? सब्स्टिट्यूट उसमें ये कर सकते हैं, जैसे जैसे
धूप निकलती है तो धूप में थोड़ा पॉल्यूशन की एयर क्वालिटी बेटर हो जाती है पॉल्यूशन की। तो अगर आपको वॉक करना है तो आप जो सनलाइट के समय या दोपहर के समय वॉक कर सकते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उस समय वॉक नहीं करना है। स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं घर में, माता पिता हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने से अभी रोकना होगा, क्योंकि ये पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में होता है। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर जो घर के अंदर जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या क्रोनिक हार्ट डिजीज है जी, तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर, अगर जो सूटेबल एयर प्योरीफायर है वो आपको देखना होगा कि आपको किस पावर का एयर प्योरीफायर और कितना बड़ा आपका रूम का एरिया है, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जिनको पहले से क्रोनिक, क्योंकि सबके लिए या हर कमरे के अंदर एयर प्योरीफायर करना रीजनेबल नहीं होगा, तो एटलीस्ट जो वल्नरेबल लोग हैं, छोटे बच्चे हैं या एल्डरली हैं जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, वहाँ पे हम एयर प्योरीफायर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे खान पान में अपना ध्यान रखें। आज जो एंटीऑक्सीडेंट रिच जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, रंगीन फ्रूट्स जो हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस तरह के फ्रूट्स लें, सिट्रस फ्रूट्स लें। फिर इसके अलावा जो लोग पहले से जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो ध्यान रखें जो उनकी रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं उनको प्रॉपरली लेते रहें। घर से अगर जिनको बाहर जाना ही, काम पे जाना ही होगा, तो वो N95 मास्क का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि N95 मास्क ही एक इस तरह का मास्क है जो इस तरह के पार्टिकुलेट मैटर वाले जो पॉल्यूशन है उससे आपकी हेल्प कर सकता है। गैसियस पॉल्यूटेंट से तब भी आप नहीं बच पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो इस एयर क्वालिटी में जो मोस्ट कॉमन जो पॉल्यूटेंट है वो जो इस एयर क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे आप बच सकते हैं। ठीक है प्रेम जी, हालांकि समस्या बड़ी है, लेकिन उस समस्या के हिसाब से मेरे पास समय अब थोड़ा सा रह गया है, तो चलते चलते क्या ऐसा कर दिया जाए, क्या ऐसा सोचा जाए जिससे अगले साल फिर हम और आप यूं ही ना बैठें और फिर मैं वही ना पूछूं और आप वही ना दोहराएं? कुछ हो सकता है सर ऐसा? देखिए, ये इसको आप नेशनल इमरजेंसी मानिए और उसी तरीके से इसको नेशनल एजेंडा बनाइए। और ज़रूरी ये नहीं है कि जब समस्या आपके सामने आए और इस तरह से स्थितियां उत्पन्न हो तब उस पर चर्चा की जाए। जैसे कि जहाँ साहब कह रहे थे कि अभी बात हो रही है, जो हम कर सकते हैं अभी करके इससे हो सकता है अभी आगे निकल जाएं, लेकिन आने वाले साल के लिए हमारी तैयारी हो, पुख्ता हो, उसमें राजनीति ना हो। और वो दिल्ली में सिर्फ कोई एक पार्टी के लोग नहीं रहते, सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, उसको पॉलिटिसाइज ना करें और सब मिल बैठ कर जो वक्त मिलता है पूरे साल काम करके हमको लगता है कि इस पर काम करना चाहिए। और अगले साल हम जब मिले तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करने की जरूरत तो होगी, लेकिन हम उसे बेहतर करने की स्थिति में। तो अगली बार हम कहें मौसम बेईमान है तो फिर हम उसे रोमांटिक अंदाज में ही कहें, जैसे विमलेंदु कह रहे थे, बेईमानी हमारे जीवन के साथ ना हो जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर सच के साथ के इस अंक को आपने देखा, आपको कैसे लगा? आपके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट का इंतजार रहता है। और आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका ख्याल रखना है। और अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो फिर डीडी किसान जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ आपकी सेहत की भी बात होती है। तो हमें आपकी फिक्र है, आप जानते ही हैं, और हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। थोड़ी देर में इस पूरे प्रोग्राम का यूट्यूब लिंक आपके फोन में भी होगा, देखिएगा और मुझको बताइएगा कि आज का इशू कैसा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। सेहत के लिए रामबाण, आधुनिक युग की संजीवनी बूटी। कृषि विशेष के लिए हम लोग बात कर रहे हैं सीबकथॉर्न के बारे में। देखिए लेह लद्दाख से इस बार का कृषि विशेष, हिमालय का सोना सीबकथॉर्न, इस गुरुवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र के जलबेहड़ा गांव में,
तो अब किसान जागरूक हो रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और अब समझने लगे हैं कि ये पराली नहीं खुशहाली है। और पराली से भी लोग अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। सुपर सीडर ऐसा इम्प्लीमेंट आया है जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही किफायती है। प्रबंधन का काम कर रहा हूँ, मैंने कभी खेतों को आग नहीं लगाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से देखिए कार्यक्रम पराली पंचायत 23 नवंबर शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8:30 बजे, केवल दूरदर्शन किसान पर। ये मनुष्य मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं? पक्षीराज गरुड़, राम कथा में ही आपकी शंका का समाधान है। तो चलिए, जब अयोध्या में राजा दशरथ का राज था। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।